Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Now we come to the second part of our case study. In the part first of the case study, we had discussed what is all about in the case study regarding the internal control weaknesses of a sales system of Hummingbird. Now we come to the solution. Solution includes basically there is first requirement as the external auditor of the company write a report to the management in respect of the sales system described above. Although this is typically and specifically required from the external auditor perspective, but you should remember that the same duties are to be performed by any internal auditor as well. तो अगर कोई इंटरनल ऑडिटर भी यही कर रहा हो, इंटरनल ऑडिट कर रहा हो, तो वो भी तकरीबन इससे मिलता जुलता काम ही करता है. वो भी सेल सिस्टम को मिसाल के तौर पर उसकी डेफिशिएंसीज को आइडेंटिफाई कर सकता है. तो अब इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं. क्या ऑथर ने लिखा हुआ है, तो ये है कि हम में से इन तमाम चीज़ों को पहले देख चुके हैं, तकरीबन वही बातें होंगी. आइडेंटिफाइज एंड एक्सप्लेन 7 डेफिशिएंसीज इन द सेल सिस्टम, और एक रिकमेंडेशन हर एक डेफिशिएंसी की प्रोवाइड करनी है और इसको एक रिपोर्ट फॉर्म में लिखना है. रिपोर्ट फॉर्म इज़ वेरी इजी. तो इसको आप देख सकते हैं कि ये रिपोर्ट फॉर्म हो गया. किसको एड्रेस कर रहे हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ऑफ द कंपनी, एड्रेस व्हाटसोएवर, डेट, और उनको जो है वो एड्रेस किया जा रहा है. अच्छा जी, सब्जेक्ट क्या है? ऑडिट ऑफ द कंपनी फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 30 सितंबर 2014. इसमें क्या होता है? नॉर्मली कवरिंग लेटर होता है. कवरिंग लेटर के अंदर प्लीज़ फाइंड एंड क्लोज द रिपोर्ट टू द मैनेजमेंट ऑन डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल्स आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट फॉर द ईयर. यानी जो कुछ आपने ये किया हुआ होता है उसका एक कवरिंग लेटर होता है, साथ जो भी डेफिशिएंसीज और रिकमेंडेशंस का जो सेक्शन होता है वो अपेंडिक्स के तौर पे होता है. इसको आप देख लीजिए अच्छे तरीके से. तो इट्स ए रूटीन मैटर, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं. अब हम सोल्यूशन की तरफ आते हैं. 7 डेफिशिएंसीज एंड रिकमेंडेशंस. तकरीबन वही बातें हैं. सबसे पहली डेफिशिएंसी हमने जो आइडेंटिफाई की थी कि ब्रेंडा के वर्क के अंदर सिर्फ वो एक अकेली ही क्लर्क हैं, तो देयर शुड बी सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़. तो ये हमने डेफिशिएंसी जिस वक्त आइडेंटिफाई कर रहे हैं उस वक्त हमने आइडेंटिफाई करते हुए ये भी बताना है कि उस डेफिशिएंसी की नेचर क्या है. जो ही हम डेफिशिएंसी को आइडेंटिफाई करेंगे तो उसके दौरान ही हम उसके सोल्यूशन की तरफ भी मूव कर जाएंगे. फॉर एग्जांपल, अगर हम ये पता चला लेते हैं कि इस डेफिशिएंसी की नेचर क्या है, यानी कि देयर इज़ ए लैक ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़, तो और इसका क्या नताइज हो सकते हैं? इट कुड लीड टू ए रिस्क ऑफ फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस और एरर्स. तो फ्रॉड का भी इसमें ख़तरा है और एरर्स का भी ख़तरा है. तो लिहाजा ये सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ होनी चाहिए. अब इसका सोल्यूशन क्या है? कंट्रोल क्या सजेस्ट किया है? अनदर सेल्स लेजर क्लर्क शुड बी इन्वॉल्व इन द प्रोसेसिंग ऑफ द होटल customer transactions so that no one individual undertakes all the elements of the sales cycle. तो एक शख्स के पास ये तमाम स्टेप्स नहीं होने चाहिए, यानी कि 3 स्टेप्स हैं तो कम से कम इसमें 2 बंदे होने चाहिए और इन दोनों के ऊपर जो है एक सुपरविजन के लिए भी एक पर्सन होना चाहिए. सेकंड पॉइंट की तरफ आते हैं. होटल कस्टमर्स हैव कॉन्ट्रैक्टेड सेल्स प्राइसेस, और ज़ाहिर है कि हमने उसमें केस स्टडी के दौरान देखा था कि उसको जो है वो सिस्टम जो देता है वो ऑनलाइन जो रेट्स चल रहे हैं उसी के हिसाब से दे देता है. तो उनके लिए, होटल कस्टमर्स के लिए जो है स्पेशली मैनुअली अमेंड करना पड़ता है इनवॉइसेस को. तो इसमें सोल्यूशन हमने डिस्कस कर लिया था कि वो पहले से जो है प्राइसेस कुछ ऐसा अरेंज करना चाहिए सॉफ्टवेयर के अंदर कि प्राइसेस जो है वो ऑलरेडी गिवन हो, प्री लोडेड हो. तो ये स्टेटमेंट हम पढ़ लेते हैं. सो दैट द कस्टमर्स एग्रीड प्राइसेस आर प्री लोडेड. तो चूँकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कस्टमर्स हैं, जैसे कि मैंने पहले डिस्कशन में भी बताया, दे शुड बी गिवन कंसिडरेशन to amending the sales system so that each customer's agreed prices are pre-loaded, therefore no manual amendment of invoices would be required. और ज़ाहिर है कि मैनुअली जो अमेंड करना है उसके अंदर कुछ ख़तरात हो सकते हैं, रिस्क हो सकते हैं. वो रिस्क क्या हो सकते हैं वो आप इधर देख सकते हैं कि या तो प्राइसेस जो हैं वो हम इंक्रीज़ कर देंगे इनकरेक्टली या डिक्रीज़ कर देंगे. दोनों सूरतों में जो है हम अपने कस्टमर के साथ एक तरह का करेक्टली डील नहीं कर रहे. तो इससे हमारी जो है वो लॉस ऑफ रेवेन्यू भी हो सकता है कि अगर हमने प्राइसेस गलत लगा दी, एरर हो गया, कम प्राइस लगा दी, तो ज़ाहिर है कि हम तो उसमें फंस जाएंगे. तो इस तरीके से ये इसमें ख़तरा भी लाया गया. अच्छा, दूसरा सोल्यूशन की तरफ आते हैं
कि अगर तो प्री लोडेड सॉफ्टवेयर में गुंजाइश नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, तो देन फिर क्या किया जाए, ऑल इन सेल्स इनवॉइसेस फॉर द होटल कस्टमर शुड बी डबल चेक बाय अनदर मेंबर ऑफ द फाइनेंस डिपार्टमेंट। ये मैं पिछली बारी में भी बताया हूँ कि जिस वक्त सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ की जा रही है, कम से कम 2 क्लर्क्स वहाँ पे अवेलेबल होने चाहिए और एक सीनियर जो कि उसको डबल चेक करे। ठीक है, तो एक जो है वो प्रिपेयर करे, दूसरा उसको जो है वो चेक करे, और पॉसिबल हो तो फिर उसको ऑथराइज, तो ऑब्वियसली टॉप लेवल पे ही किसी ने करना है। ठीक है जी, फाइनेंस डायरेक्टर के नीचे कोई जो भी हैं असिस्टेंट डायरेक्टर या डिप्टी डायरेक्टर वगैरह, वो उसको जो है ऑथराइज़ करेंगे और इजाज़त देंगे। और नॉर्मली ऐसा होता है कि अगर लिमिट बहुत ज़्यादा हो किसी भी एक्सपेंडिचर के लिए या अमाउंट के लिए, तो उसमें फिर हायर अथॉरिटीज़ की तरफ मूव करना पड़ता है। उसके बाद एक पॉइंट आया था कि क्रेडिट लिमिट्स जो है वो आर डिटरमाइंड बाय द फाइनेंस डायरेक्टर व्हेन ए न्यू ट्रेड कस्टमर इज सेट अप इन द सिस्टम। अच्छा जी, हाउएवर दिस लिमिट्स कुड बी आउट ऑफ डेट। इसमें एक चीज़ का ये भी जो है वो रख लेना ज़रूरी है, कि ध्यान रखना ज़रूरी है कि कस्टमर्स हो सकता है कि कोई 5 साल से चल रहा है, कोई 3 साल से चल रहा है या 2 साल से चल रहा है, तो ज़रूरी नहीं कि उसकी क्रेडिट रेटिंग, उसकी क्रेडिट वर्दीनेस, उसका रिकॉर्ड वो सारा वैसा ही चल रहा हो जैसा कि शुरू में था। तो लिहाजा देयर इज़ अ नीड टू रिव्यू द कस्टमर क्रेडिट लिमिट्स। these should be regularly reviewed by the finance director and these should be updated। तो इससे भी जो है वो रिस्क मैनेजमेंट में जो है वो फ़ायदा होगा। और अगर हमने जो है ऐसा ना किया तो इसमें ख़तरा क्या है, ये आप देख सकते हैं, रिजल्टिंग इन लिमिट्स बीइंग टू हाई एंड सेल्स बीइंग made to the poor credit risk or too low and hummingbird losing potential revenues। इस तरह से ऐसे कस्टमर्स को अगर हम दे दें जिनकी क्रेडिट वर्दीनेस बिल्कुल नहीं रह गई है और वो क्रेडिट रिस्क है, तो उनको जो है वो माल देना, उनको सेल करवाना जो है हमारे फ़ायदे में नहीं रहेगा। अब एक बहुत बड़ा मसला जो कि हमने डिस्कशन के दौरान भी देखा था कि GDN जो है वो प्री नंबर्ड सिक्वेंशल्ड नहीं है। तो अब विदाउट सिक्वेंशियल नंबर क्या रिस्क हो सकता है, इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर द कंपनी टू आइडेंटिफाई द मिसिंग ऑर्डर्स। बीच में जो है हो सकता है कि कोई ऐसा ऑर्डर डिस्पैच हो गया हो जिसका जो है वो रिकॉर्ड ही मौजूद ना हो। तो आइडेंटिफाई द मिसिंग ऑर्डर्स एंड टू मॉनिटर इफ़ ऑल द ऑर्डर्स आर बीइंग डिस्पैच्ड इन ए टाइमली मैनर। तो सेल्स, इसमें असल इसका सलूशन क्या है, सलूशन यही है कि जितने भी सेल्स ऑर्डर्स हों उनको मैच किया जाए कि आया सेल्स ऑर्डर्स डिस्पैच हुए हैं या नहीं हुए हैं, फिर उसके बाद रिसीविंग हुई, फिर हुई कि नहीं, और उसकी फिर पेमेंट जो है वो इनवॉइस गई या नहीं गई, और फिर पेमेंट रिसीव हुई या नहीं हुई। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं, जैसे कि अर्लियर लेक्चर में बात हो चुकी है, एक जब वाउचर क्रिएट किया जाता है तो उसमें जो है ये सारी डॉक्यूमेंट्स मौजूद होनी चाहिए, फ्रॉम ऑर्डर, ठीक है, गुड्स डिस्पैच नोट, फिर रिसीविंग रिपोर्ट, उसके बाद रिसीविंग के बाद जब जो है वो पहुंच जाती है रिसीविंग, तो फिर इनवॉइस सेंड की जाती है, इनवॉइस के बाद फिर पेमेंट आ जाती है। ये सारी चीज़ें रिकॉर्डिंग से पहले, ऑब्वियसली यू आर अकाउंटिंग स्टूडेंट्स, तो किस वक्त एक सेल्स की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है, जिस वक्त गुड्स डिस्पैच हो गई, रिसीव हो गई, जो ही रिसीविंग की जो है वो रिपोर्ट मिलती है, तो रेवेन्यू शुड बी रिकग्नाइज्ड। As you know, revenue recognition principles and expenses recognition principles and so on। फिर एक नॉर्मल सा पॉइंट है कि कंपनी ने जो है वो एक जो रिलायबल ऑलरेडी जिसके साथ काम कर रहे थे एक कोरियर कंपनी से एक सस्ती चीपर लोकल कोरियर के साथ कॉन्टैक्ट कर लिया है। उससे ऑब्वियसली मकसद यही है कि उससे सेविंग होगी, लेकिन हुआ यूँ कि कुछ नुकसान हो गया, कुछ ऑर्डर्स जो है वो लेट डिलीवर हुए। अब इससे ख़तरा क्या है कि रेपुटेशन रिस्क हो सकता है, ऑर्डर्स जो है वो लॉस हो सकते हैं, रेवेन्यू का लॉस हो सकता है कि जो है वो एक कस्टमर गुडविल पे असरअंदाज हो सकता है। तो इसमें दो बातें आ सकती हैं। कोरियर कंपनी शुड बी सेट टारगेट्स विद रिगार्ड टू टाइमलीनेस ऑफ द डिस्पैचेस। आप पहले इसी कंपनी के साथ ही कांटेक्ट करें और उन्हें कहें कि वो अपना एक जो है वो हमें टारगेट बताएंगे कितने दिनों के अंदर अंदर आप डिस्पैच कर दिया करेंगे, पहुंच जाया करेगा, फिर उसको रिव्यू करें। शुड बी अंडरटेकन फॉर द टारगेट डिस्पैच टाइम्स एंड एक्चुअल टाइम्स टेकन बाय द न्यू कोरियर कंपनी। और अगर इस किस्म के डिलेज जारी रहते हैं तो फिर वापस जो है वो ओरिजिनल कंपनी की तरफ दोबारा भी आया जा सकता है। और नेक्स्ट चलते हैं जी।
अच्छा जी, केस स्टडी की रीडिंग के दौरान हमने इस पॉइंट को देखा था कि ट्रेड कस्टमर सेल्स इनवॉइसेज आर ऑटोमेटिकली जनरेटेड बाय द सिस्टम, or at the same time that the online order is placed. However, if goods are not dispatched straight away, then customers could be invoiced in advance of the receipt of their goods. तो अब इसमें देखने की बात यह है कि अगर तो चीज़ें ऑटोमेटिकली सब ठीक चल रही हैं, ऑर्डर रिसीव हुआ फौरी तौर पे, जैसे कि आप भी देखते हैं कुछ जो है वेबसाइट्स फौरी तौर पे जो है वो आपको स्टेटस बता देती हैं कि ये आपकी गुड्स हैव बिन डिस्पैच्ड। तो अगर तो ऐसे है तो फिर तो इनवॉइस का जनरेट हो जाना ऑटोमेटिकली दुरुस्त है। लेकिन अगर फौरी तौर पे ऑर्डर रिसीव हुआ और गुड्स डिस्पैच नहीं हुई, तो सिस्टम तो फौरी तौर पे इनवॉइस जनरेट कर देता है, लेकिन इफ़ गुड्स आर नॉट डिस्पैच स्ट्रेट अवे द कस्टमर्स कुड बी इनवॉइस इन एडवांस ऑफ द रिसीट ऑफ देयर गुड्स। जैसे कि आप जानते हैं थोड़ी देर पहले ही बात हुई है, तो ये है कि इस तरह कस्टमर की गुडविल का भी मसला हो सकता है और वो आपका कस्टमर लूज़ भी हो सकता है। असूल जो है वो आप जानते ही हैं कि जब तक के गुड्स डिस्पैच नहीं होती, रिसीव नहीं होती, रिसीविंग रिपोर्ट नहीं आती, उस वक्त तक इनवॉइस जनरेट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कस्टमर को इनवॉइस नहीं भिजवाई जानी चाहिए। जनरेट होना एक और बात है, जनरेट होकर आपके पास पड़ी रहे वो एक अलग बात है, लेकिन उनको जब आपने डिस्पैच उस वक्त करनी है जबकि जो है वो चीज़ें रिसीव हो गई हों। तो अगर ऑनलाइन जनरेटेड है सेल इनवॉइसेस ऑटोमेटिकली जनरेटेड हैं और सिस्टम के अंदर हैं, तो वो ऑनलाइन उसको अगर पहुंच जाती हैं तो इस तरीके से देयर इज़ लाइकली टू लीड टू अ लॉस ऑफ कस्टमर। तो ये रिस्क हो गया। अब इसका फ़ायदा इसको हम सोल्यूशन कैसे कर सकते हैं, इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। सिस्टम जो है हमारा सॉफ्टवेयर जो है इट शुड बी अमेंडेड सो दैट इट लिंक्स इनटू द डिस्पैच सिस्टम। तो यानी सेल्स इनवॉइसेस उस वक्त तक रेज नहीं होनी चाहिए जब तक कि गुड्स डिस्पैच नहीं हो जाती, और उस इनवॉइस को भेजने का प्रोसेस वो उसके बाद का है। जिस वक्त हम केस स्टडी को स्टडी कर रहे थे उस वक्त ये बात डिस्कस हो गई थी कि जिस वक्त जो है वो स्पेशल ऑफर्स, डिस्काउंट ऑफर्स वगैरह दी जा रही होती हैं, तो उसमें मास्टर फाइल डाटा के अंदर जो है वो चेंजेस की जाती हैं, अमेंडमेंट की जाती है। तो अगर एक क्लर्क इसको करेगा, देयर इज़ अ रिस्क दैट देयर कुड बी एरर्स। तो इससे एरर्स के नतीजे में सेल्स रेवेन्यू का नुकसान भी हो सकता है और ओवर चार्जिंग ऑफ द कस्टमर्स भी हो सकती है। इसका सोल्यूशन यही है जो पहले बात हो चुकी है कि सुपरवाइज़र जो है वो इसको काम को करे, सीनियर पर्सन इस काम को करे, और स्टिल उसके ऊपर एक और जो है वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन उस एरर को चेक भी करे। और मंथली स्टेटमेंट ठीक है, अगर उन्होंने डिमांड किया है तो उनको मंथली स्टेटमेंट भिजवाई जानी चाहिए और इसका फ़ायदा ही होगा। रेगुलरली जब आप सेंड करेंगे तो डिस्प्यूटेड इन्वाइसेस जो हैं वो क्विकली आइडेंटिफाई हो जाएंगी और रिजॉल्व हो जाएंगी और भेजी जानी चाहिए। इसमें कोई इशू नहीं है, बहुत फ़ायदेमंद होगा। शुड प्रोड्यूस मंथली कस्टमर्स स्टेटमेंट्स फॉर द बोथ होटल एंड ट्रेड कस्टमर्स एंड सेंड देम आउट प्रॉम्प्टली। तो अब ये है कि ये काफ़ी हो गया है। अब एक लास्ट पॉइंट जो है वो, जैसे कि हमने डिस्कस कर लिया था कि सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट को जो है शुड बी रिकॉन्साइल्ड ऑन अ मंथली बेसिस। इतना डिले नहीं होना चाहिए कि साल के बाद वो हो रही हों, इसके बारे में हम पहले डिस्कस कर रहे हैं। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ विद रेफरेंस टू द हमिंगबर्ड केस स्टडी। तो आप इसको मज़ीद इसको रीड कर लीजिए, ये आपके लिए काफ़ी जो है वो फ़ायदेमंद होगा।